मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत फोकस किया था। मैं वीकली नहीं जाती थी, मैं डेली टास्किंग करती थी, मंथली टास्किंग करती थी कि इस मंथ का मेरा ये टारगेट होता था, जो कि इन दी एंड ऑफ द मंथ मैं चेक करती थी कि कंप्लीट हुआ कि नहीं। मैंने मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस नहीं किए थे, बट जितनी मैंने किए थे स्पेशली फ्रॉम निचोड़ सीरीज़ एंड गेम चेंजर, उससे मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे। आप सभी ने एक कहावत तो सुनी होगी, मारी छोरी छोरों से कम है या नहीं। तो उसी कहावत को सही साबित किया है हमारी एक होनहार छात्रा ने, जिसका नाम है कृति। कृति ने सीयूटी के इस पड़ाव को पार करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी का जो सफर है उसको कंप्लीट किया है। तो चलिए हम लोग कांग्रेचुलेट करते हैं कृति को और जानते हैं कि उनके बारे में, उन्होंने किस तरीके से इस पड़ाव को पार किया और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में और ड्रीम कॉलेज में जाने का जो सपना है उसको पूरा किया। तो कृति, अपने बारे में थोड़ा बताइए। Yes, sir. Thank you. So my name is Krati Singh Bhati and I am from Dungarpur, Rajasthan. I belong to science stream, particularly PCM. तो बेटा एक चीज बताइए कि आपने जब अपने डोमेन्स को सेलेक्ट किया था तो कौन कौन से डोमेन्स दिए, उसके अलावा जीटी और लैंग्वेज को पेपर आपने दिया या नहीं दिया, कैसे आपने सारी स्ट्रेटेजी को रखा? So मैंने डोमेन्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स दिया था विद जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश। तो आपकी जो पूरी जर्नी रही अपनी प्रिपरेशन की, किस तरीके से आपने सीयूटी प्लस बोर्ड को कंप्लीट किया और कैसे इन दोनों को आपने सामंजस्य बैठाया कि यार मैं इनको पहले सीयूटी की प्रिपरेशन करनी चाहिए या बोर्ड को, दोनों को किस तरीके से आपने किया? CUET एंड बोर्ड्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है एंड दोनों का अपना अपना तरीका होता है प्रिपेयर करने का, बिकॉज ऑफ कोर्स बोर्ड्स में सब्जेक्टिव पैटर्न फॉलो किया जाता है एंड CUET में ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। सो मैं बोर्ड्स का पहले बताती हूँ। सो बोर्ड्स के लिए ऑफ कोर्स सब बोर्ड्स में डिफरेंस रहता है, बट बेसिकली जनरल बोर्ड्स में NCERT सिलेबस रहता है। सो मैंने अपनी कोर बुक्स NCERTs ही रखी थी एंड देन मैंने सैम्पल पेपर्स को सॉल्व किया था। NCERT को मैंने बहुत थरली रीड भी किया था एंड उसके सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था एंड उस वजह से आई स्कोर्ड 95.4% इन बोर्ड ऑल्सो। एंड कमिंग टू CUET, तो CUET एंड बोर्ड्स की प्रिपरेशन मैंने तो साथ ही की थी क्योंकि सिलेबस सेम ही रहता है, बट उसका ये था कि मैंने CUET के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि किस तरीके के क्वेश्चन CUET में आते हैं। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत फोकस किया था एंड उसी के साथ फिर साथ साथ ही प्रिपरेशन की थी। तो मतलब सीयूटी हमने बोर्ड के साथ आपने स्टार्ट कर दिया था। सेकंड चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो आपने प्रेफरेंसेस बनाई थी तो उसके अंदर किस तरीके से आपने सोचा कि यार मुझे किस कॉलेज को ऊपर रखना चाहिए या फिर कैसे मुझे पूरी प्रेफरेंस लिस्ट को बनाना चाहिए? सो प्रेफरेंस लिस्ट में मुझे तो नॉर्थ कैंपस ही चाहिए था एंड पर्टिकुलरली मिरांडा हाउस ही मुझे चाहिए था, तो उस हिसाब से मैंने अपने प्रेफरेंसेस को रखा था। तो मैंने 3 कोर्सेज फिल किए थे, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड मैथ्स। उस हिसाब से तो पहले मैंने केमिस्ट्री का नॉर्थ रखा, देन मैथ्स का, फिजिक्स का नॉर्थ, देन मैथ्स का नॉर्थ एंड देन साउथ तीनों के, देन तीनों के ऑफ। सो इससे क्या हो गया कि मेरा नॉर्थ कैंपस मिलने के चांसेस बढ़ गए क्योंकि पहले सारे कॉलेजेस नॉर्थ के ही थे। तो मतलब हमने पहले नॉर्थ को ऊपर रखा। तो बच्चों को यही चीज इंपॉर्टेंट रखनी चाहिए कि यार अगर मैं नॉर्थ कैंपस मेरा सपना है तो पहले नॉर्थ कैंपस को रखूं, साउथ को रखूं, देन ऑफ कैंपस को रखूं, राइट। तो ये तो सारी चीज आपने की प्रिपरेशन। और इसके अलावा आपने कैसे शेड्यूल को फॉलो किया या कोई स्पेशल शेड्यूल बनाया था कि भैया मुझे तो 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, तो किस तरीके से आपने उन चीजों को किया? यस सर, सो मैं कभी सर टाइम से पढ़ती ही नहीं थी कि इतना घंटा मुझे पढ़ना है। मैं हमेशा अपनी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ती थी। मैं हमेशा सुबह उठते ही अपनी टू डू लिस्ट रेडी कर देती थी कि आज के दिन में मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है, बस वो टास्क मेरे हो जाने चाहिए, चाहे वो 4 घंटे में हो या फिर वो 12 घंटे में हो, वो मैटर नहीं किया था, बस टास्क कंप्लीट होने चाहिए। तो मतलब ये कि यार मैंने पहले शॉर्ट गोल्स बनाए, फिर मैंने अपने वीकली गोल्स बनाए कि यार कि मेरे को ये चीज़ करनी है तो भाई करनी है। मैं वीकली नहीं जाती थी, मैं डेली टास्किंग करती थी, देन मंथली टास्किंग करती थी कि इस मंथ का मेरा ये टारगेट होता था, जो कि इन द एंड ऑफ द मंथ मैं चेक करती थी कि कंप्लीट हुआ कि नहीं, ऐसे ही सब। तो मतलब हम लोगों को अगर प्रिपरेशन करनी है सीयूटी की तो पहले मुझे टारगेट से डिसाइड करने पड़ेंगे कि यार एक दिन में अगर मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है तो फिर करना है, चाहे कुछ भी हो। फिर उसी तरीके से अब आपने ये जो पूरी प्रिपरेशन की, इसके अंदर कैसे आप लोग रिवीजन की प्रैक्टिस करते थे, कैसे रिवीजन के लिए स्ट्रेटेजी होती थी इसके अंदर? सो मैं रिविजन्स के लिए रिविजन साइकिल्स करती थी। मतलब पहली बार अगर मेरा कोर्स एक बार कंप्लीट हो जाता था, उसके बाद में मैं वो लॉन्ग रिविजन करती थी, बट मैं बीच बीच में शॉर्ट रिविजन भी लेती थी। लाइक वीक में मैं हर संडे को एक बार रिविजन ज़रूर लेती थी। जितना भी मैंने पूरे वीक में पढ़ा उसका रिविजन मैं संडे को ज़रूर से कर लेती थी एंड एक सेल्फ असेसमेंट उसका हो जाता था कि मुझे ये चीज़ आई भी है या नहीं, एंड अगर फिर वो मैं भूलूँ नहीं, बिकॉज वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाता है अगर हम रिविजन करते हैं। तो बेटा एक बार मुझे बताइए कि थोड़ा बच्चों को भी पता लगे कि आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा था और अभी आपको कौन सी कॉलेज मिला है और कौन सा कोर्स मिला है? एज आई मैंशनड अर्लियर, मेरा ड्रीम कॉलेज मिरांडा हाउस था, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड मुझे मिरांडा हाउस से मिल गया, सेकेंड राउंड में मुझे मिला।
एंड मेरा कोर्स उसमें मुझे सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस जो था मेरा बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, मुझे वही मिला। ओके, मतलब केमिस्ट्री आपका अच्छा था। राइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि यार देखो बच्चे ये बोलते हैं कि सर एमसीक्यूज लगा रहे हैं हम लोग, उसके साथ मॉक टेस्ट हम लोग लगा रहे हैं, तो इनको लगाना जरूरी है क्या? मॉक टेस्ट को लगाना, या फिर मैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कितना मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए? और ये जो एमसीक्यूज के साथ हम लोग जो मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना यूजफुल हो सकता है? Sir, MCQs and mock test are the most important things to do while you are preparing for CUET. अगर आपने mock test को नहीं दिया तो आप लोगों को एग्ज़ाम मतलब वहाँ पे कैसे होगा वो मोड आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे लिए फर्स्ट टाइम होता है, एक तो ऑनलाइन मोड होता है, उसके बाद हमारे लिए ऑफकोर्स थोड़ा डिफरेंट सी रहता है। सो इसलिए उसमें आपको पता नहीं चलेगा अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे कि क्या मार्क्ड फॉर रिव्यू है, कैसे आपने सेव किया, कौन से क्वेश्चन को आप नहीं अटैम्प्ट कर रहे हो, वो सारा अगर आप एनटी के मॉक टेस्ट जो अवेलेबल है ऑफकोर्स उनके ऑफिशियल वेबसाइट से, अगर आप वो सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको मतलब मोड ऑफ एग्जाम का नहीं पता चलेगा। सो इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और जो बच्चों को हम लोग इसमें बता सकते हैं वो यही है कि यार अगर आप लोग एमसीक्यूज दे रहे हो और उसके अलावा आपने मॉक टेस्ट को कंडक्ट करवाया, मॉक टेस्ट को दिया, तो उसके बाद में उसका सेल्फ असेसमेंट करना जरूरी है कि यार मेरा कौन सा रॉन्ग हुआ है, क्यों रॉन्ग हुआ है, किस वजह से हुआ है, और कितना टाइम मैं इसके अंदर ले रहा हूँ। टाइमिंग का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमेशा टाइम हमको ऑफ कोर्स बहुत लिमिटेड ही मिलता है और हम सिर्फ एक क्वेश्चन पे अटक जाते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स क्या स्ट्रैटेजी रखते हैं कि हम इनिशियल वाले क्वेश्चंस को करते रहते हैं, फिर उनका टाइम वैसे निकल जाता है। बट मैंने तो सर आपकी स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, मैंने आपको कॉल करके पूछा भी था कि सर क्या रखूँ, तो मुझे सर ने ये बताया था कि तुम पहले पूरे क्वेश्चन को एक बार देख लो कि तुमको कौन सा आता है, उस पर सिर्फ अटक मत जाओ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। एंड ऐसा ही हुआ कि एंडिंग में काफ़ी क्वेश्चंस बहुत ईजी थे, तो पहले मैंने वो अटैम्प्ट किए एंड उसके बाद जो थोड़े मीडियोकर से थे वो किए, एंड आफ्टर दैट फिर मैं हार्ड क्वेश्चंस पे गई, जो कि न्यूमेरिकल्स होता है जनरली, बिकॉज न्यूमेरिकल टेक्स टाइम। तो मतलब ये चीज़ जो हम लोग आपको बताते थे कि यार आपको अगर, क्योंकि देखिए जब भी कोई भी एनटीए पेपर सेट करता है तो उसके अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं। वो क्या करते हैं, सबसे पहले यही सोचते हैं कि यार बच्चों को हम लोग पहले ही हार्ड क्वेश्चंस दे दें जिससे वो लोग अटक जाए, क्योंकि जिससे अटक जाएंगे उनका टाइम किल होगा और जिससे वो पीछे हो जाएंगे कंपटीशन में। तो इसलिए हम लोगों को पहले उनको वो जो हर्डल्स आती हैं उनको हटाना है और इजी क्वेश्चंस को हम लोगों को करते जाना है। तो वो बस हम थोड़ा मॉक देंगे तो उससे हमको आइडिया लगेगा कि कैसे होता है। तो आपने अपनी प्रिपरेशन कहाँ से की, कैसे की, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मैंने तो अपनी प्रिपरेशन अड्डा 24/7 से ही की थी। यूट्यूब भी मैंने फॉलो किया था, एज वेल एज मैं पेड स्टूडेंट भी थी, प्रतिज्ञा 2.0 मैंने बैच लिया था, क्योंकि इन लाइक एंडिंग टाइम पे मुझे ये पर्टिकुलर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत थी कि मैं अटेम्प्ट कैसे करूँ, बिकॉज पढ़ाई मैंने यूट्यूब से कर ली थी अड्डा के, पूरा सिलेबस एंड ऑल, और बाकी भी जहाँ से मैं 12th का पढ़ रही थी वो मैंने पूरा पढ़ लिया था। बट फिर चीज़ ये आई थी कि CUET पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए जो मेंटरशिप मुझे चाहिए थी वो मुझे ये अड्डा से मिली, एंड सारे टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे। सब तो कैसे मतलब इसमें गाइडेंस रहा, कैसे मेंटरिंग का पूरा प्रोसेस रहा, तो एक बार थोड़ा सा बता पाएंगे आप? सो इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो तो डेफिनेटली क्लियर कराए जाते हैं, बट द थिंग इज़ यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताएंगे कि जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। एंड ऐसा ही हुआ, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस नहीं किए थे, बट जितनी मैंने किए थे स्पेशली फ्रॉम निचोड़ सीरीज़ एंड गेम चेंजर, उससे मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे, एंड ये मैं कह रही हूँ तो डेफिनेटली आए थे, मेरे अटेम्प्ट में तो बहुत क्वेश्चंस इसमें से आए थे। तो मतलब निचोड़ सीरीज ने पूरा अच्छे से निचोड़ यस सर, निचोड़ ने बहुत राइट। तो इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि देखिए हर इंसान होता है, वो प्रिपरेशन करता है, थोड़ा डाउनफॉल भी आता है, तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए क्या करते थे? सो एज मतलब कहते ही हैं कि कोई भी प्रिपरेशन आप जर्नी करते हैं तो वो एक रोलर कोस्टर राइड रहता है, कभी आपके हाइज भी आएंगे, कभी लोज भी आते हैं, क्योंकि हमको होता है हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, एंड काफ़ी लोग भी डिमोटिवेट कर जाते हैं कि DU में सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। मुझे तो पर्सनली बहुत लोगों ने आके कहा था कि यहाँ वालों का तो होता ही नहीं, लाइक आई डोंट बिलोंग टू अ वेरी बिग सिटी, तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि अपना तो होता ही नहीं है, बट स्टिल वो आपको किसी और की बात नहीं सुननी है, ठीक है। एंड जैसे कि कहते हैं ना कि आप उनके पास कभी भी एडवाइस लेने मत जाना जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, तो मैंने सिर्फ उनसे एडवाइस ली जिन्होंने मुझे सही दी, तो टीचर्स ने बहुत अच्छी एडवाइस दी, उन्होंने कहा कि तुम्हारा होगा ही, और बस उस हिसाब से हमको प्रिपेयर करना है ना। कभी भी आप डिमोटिवेट करें तो फैमिली के पास आप ज़रूर जाइए, वो आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होने देंगे। मेरे फैमिली मेम्बर्स ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया। बेटा आपको अड्डा के बारे में कैसे पता चला कि यार अड्डा CUET की प्रिपरेशन करा रहा है, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं इसमें? सर डेफिनेटली पहले तो ये जो यूट्यूब पे मतलब हाई व्यूज़ जो होते हैं वो उससे आ ही जाता है कभी भी, एंड सेकेंडली मेरे एक सर थे जो कि CUET का नहीं पढ़ाते, जिनके पास मैं ऑफलाइन ट्यूशन जाती थी, उन्होंने मुझे कहा था कि तुमको अगर CUET पढ़ना है तो अड्डा के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सो वहाँ से फिर मैंने ऐप डाउनलोड किया एंड ऑल, बाकी यूट्यूब से तो आई वॉज फॉलोइंग इट ओनली।
तो मतलब वहाँ से एक चेंजिंग रहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपने ये सारी चीज़ें बताई कि कैसे आपको पूरी ड्रीम को अगर पूरा करना है तो प्रिपरेशन में अपना टाइम नहीं देखना है कि यार मेरे को 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना नहीं है, सर, ये क्योंकि वो चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करनी। अनरियलिस्टिक है। ओके, क्योंकि वो नहीं चीज़ सर। पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मैं एक दिन 9 घंटे पढ़ रहा हूँ, दूसरे दिन 9 घंटे, पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं होती है कि यार जितना आप अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो तो वो 2 घंटे भी इनफ है। और हम सोशल लाइफ में रहते हैं, कभी कोई ओकेजन आ जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो फिक्स कि 5 से 6 पढ़ना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता ओके, है। राइट राइट। इसके अलावा मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि ये तो पूरी प्रिपरेशन रही कि यार हम लोग अपनी ड्रीम कॉलेज के अंदर पहुँच गए हैं। अब ये जो नई सिटी के अंदर आप पहुँचे हो, नई कॉलेज के अंदर पहुँचे हो, तो कैसा लग रहा है ये चीज़? सो ये तो मेरे लिए एकदम अनबिलीवेबल सा ही है, बिकॉज़ मिरांडा हाउस इज़ ऑफ कोर्स एनआईआरएफ रैंकिंग 1 का कॉलेज है वो, तो वहाँ जाना ही मेरे लिए तो एक ड्रीम था, ड्रीम अब का मतलब सच हो चुका है, तो वो मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल है। अभी दिल्ली आई, मैंने मिरांडा भी देखा, मैं गई थी कल विज़िट करने मिरांडा को भी, बहुत अच्छा कॉलेज है एंड डीयू के सारे नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस ऑलमोस्ट हमने देखे, तो सारे कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। सो बस आप आ जाइए वहाँ पे प्रिपेयर करके। हाँ, राइट। तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार एक ड्रीम रखना है, एक गोल रखना है, देन आप आगे बढ़िए उसके लिए। राइट। अब आपने ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, तो अब एक चीज़ मुझे बताइए कि आपके फ्यूचर गोल क्या है? कि मतलब आगे जाके क्या सोचा है कि यार मेरे को अब तो कॉलेज तो अच्छा मिल गया है, अब आगे की मेरी सीढ़ी क्या है? यस सर, आगे मेरे को यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है एंड आईएएस ऑफिसर मेरा टारगेट है बनना। ओके ओके। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से अपने गोल्स को सेट कर रखा है कि यार मेरे को अब आईएएस बनना है, तो उसके लिए मुझे जो भी प्रिपरेशन करनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है। तो ये पूरी जर्नी, तो आप सभी ने सुना कि यार पूरी जो जर्नी थी हमारी वो काफ़ी अच्छी रही। बच्चे ने पूरी चीज़ों को अच्छे से किया कि यार किस तरीके से। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा बेटा इसके अंदर कि आपका फैमिली का कितना रोल रहा इसके अंदर? सर मेरी फैमिली का तो बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत क्रूशियल रोल रहा है उनका। जब भी मैंने जैसे बताया कि कभी मैं डिमोटिवेट होती थी, तब भी वो मोटिवेट कर देते थे एंड मैं एक नाइट आउल थी हमेशा से, तो मुझे रात को पढ़ने की आदत होती थी, तो सारा का सारा कुछ मुझे देना, प्रोवाइड। यस सर। सो बस वो पूरा चीज़ें मुझे प्रोवाइड करनी, वेदर इट इज़ कॉफ़ी और एनीथिंग, वो हमेशा मेरी हेल्प करते थे एंड एक मेंटल सपोर्ट उन्होंने मुझे हमेशा से दिया है एंड उसके लिए आई एम ऑफ कोर्स वेरी वेरी ग्रेटफुल। एंड एक मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, एक स्पिरिचुअल बिलीफ आपको होना चाहिए, वेदर यू आर फ्रॉम एनी रिलीजन, आपको एक स्पिरिचुअल बिलीफ होना चाहिए, क्योंकि मतलब उससे भी आप बहुत मोटिवेटेड रहते हैं। मैं हमेशा मंदिर जाया करती थी डेली, ये मेरा फिक्स था, तो बस ऐसा भी आप हमेशा कीजिए तो अच्छा ही रहता है। तो अपने जो जूनियर्स हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? बस आप परसीवरेंस रखिए, डेडिकेशन रखिए एंड प्रेफरेंसेस प्लीज़ बहुत अच्छे से भरिएगा, बिकॉज मैंने लाइक काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स के स्कोर अच्छा होने की वजह से भी दे डिडंट गेट द कॉलेज दैट दे डिज़र्व्ड, तो इसलिए उनको बिल्कुल ही मतलब वो जो डिज़र्व करते थे वो नहीं मिला, इसलिए प्रेफरेंसेस आप अच्छे से भरिएगा। एंड एक अड्डा 247 की प्रेफरेंसेस शीट है, मैं तो उधर से ही मैंने किया था, ऐसा मैंने प्रॉपरली ऐसा नहीं किया था कि एक कॉलेज बनाऊँ, क्योंकि 91 कॉलेजेस मैंने फिल किए थे जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था प्रॉपरली भरना, तो आप वहाँ से कर सकते हैं या जहाँ से भी आपको करना है, बट आप अच्छे से प्रेफरेंस भरें। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर प्रेफरेंसेस है। अगर आपने अच्छा स्कोर किया है और तो भी आप लोग, ये पिछली बार हुआ था बेटा कि एक बच्ची थी जिसने 750 प्लस का स्कोर किया था और उसको गार्गी मिल गया था डायरेक्टली, क्योंकि उसने अपनी प्रेफरेंस में नंबर 1 उसी को रखा था और वही उसको मिल गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आई होप कि सभी को बहुत मजा आया होगा यहाँ पे कृति के साथ उनके पॉइंट ऑफ व्यूज को जानने के बाद कि यार किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो इसी प्रकार के और इंटरव्यूज में हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तो अड्डा 24/7 CUT पे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए।